Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 9th की ज्योग्राफी का ये है सेकेंड चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखो, जिस तरीके से आपने हमारे देश में सोशल डाइवर्सिटी पढ़ी है ना, जैसे कि आपने ये देखा है कि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, लोगों का कल्चरल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग होता है, लोगों की भाषाएं अलग हैं, खान पान अलग है, पहनने ओढ़ने का तरीका, कस्टम, कल्चर, ये सब अलग है एक दूसरे से। इसी तरीके से अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से आपको हमारे देश में सोशल एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसी तरीके से फिजिकल एस्पेक्ट में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आइए अब इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। वन बाय वन हर एक लाइन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे एंड ध्यान से आपको ये चैप्टर सुनना है। You have already learned earlier that India is a vast country with various landforms. आपको पता है कि हमारा प्यारा भारत ये एक वास्ट कंट्री है, एक्सट्रीमली बिग है एंड यहाँ पर आपको वेरियस लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्योज, हिली एरिया। आपको तरह तरह के फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलेंगे। What kind of terrain do you live in? टेरेन का मतलब होता है कि आप कौन से प्लेस में रहते हैं। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द प्लेन लैंड। अगर आप देखो प्लेन वाले एरिया में रहते हैं, जैसे कि अगर आप बिहार, यूपी, हरियाणा, यहाँ के इस एरिया में रहते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि आपको प्लेन एरिया देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ना दूर दूर तक ऐसे सरफेस देखने को मिलेंगे जो इवन होंगे, इवन सरफेस देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है कि प्लेन एरिया कैसे होते हैं। यहाँ पर फ्लैट लैंड होती है, इवन सरफेस होता है, इनफैक्ट यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं एंड अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर भी प्लेन्स एरिया में अच्छे से पॉसिबल हो पाता है एंड ज़्यादातर लोगों की जो जनसंख्या होती है ना, वो प्लेन्स एरिया में प्लेन्स प्लेसेस पर ही देखने को मिलती है या ऐसे एरिया में ही मिलेगी जहां पर फ्लैट लैंड होगी। अगर इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप हिली रीजन में रहते हैं, माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, तो वहां पर आपको रग्ड टेरेन देखने को मिलेगी। मतलब आपको सरफेस ना रग्ड मिलेगा, मतलब अनइवन सरफेस मिलेगा या ब्रोकन या रॉकी सरफेस देखने को मिलेगा। तो वहां पर आपको माउंटेन्स एंड वैलीज देखने को मिलेंगे। तो हिली रीजन में आपको पहाड़ मिलेंगे देखने को एंड वैलीज। वैलीज क्या होते हैं? देखो, एक ये पहाड़ हो गया, एक ये पहाड़ हो गया, तो इसके बीच का जो ये पार्ट है ना, ये वैली हो जाता है क्योंकि ये पार्ट ना स्टीप होता है एंड यहां से स्टीप होने की वजह से जो रिवर है वो बहुत तेजी से फ्लो करती है। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो आप देखोगे ना, हमारे देश में सभी फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं एंड प्लेट्योज एंड आइलैंड्स भी हैं। इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे, ठीक है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। आपको भारत में जो ये लैंड सरफेस है, इसमें आपको तरह तरह के फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जिसकी अभी हमने बात की, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, प्लेट्योज हो गए, आइलैंड्स हो गए। तो ये सब क्या है? ये हैं लैंड फॉर्म के फिजिकल वेरिएशंस। लेकिन अगर हम जियोलॉजिकली बात करें तो जियोलॉजिकली इस तरीके से स्टडी की जाती है कि कौन सा लैंडफॉर्म कब बना था, या ये कह लो अगर लैंडफॉर्म्स की एज बतानी हो कि कौन सा लैंडफॉर्म कब बना था, तो उस स्टडी को हम कहते हैं जियोलॉजिकली, ठीक है। सो जियोलॉजिकली अगर हम बात करें, देन द पेनिनसुलर प्लेट्यो कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में जो पेनिनसुलर प्लेट्यो है ना, ये सबसे पुराना लैंड मास है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब पेनिनसुलर प्लेट्यो देखो एक बार मैप में, जैसे कि ये देखो, यहाँ क्या है? ये है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के जो ये साउथ वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यो एंड आपको पता है पेनिनसुलर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी, ऐसा लैंडमास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यो है, ये सबसे पुराना लैंड मास है या सबसे पुराना लैंडफॉर्म है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स।
एंड एक चीज ध्यान रखना, वैसे अगर आप लैंडफॉर्म्स में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लैंडफॉर्म्स कभी भी स्टेबल नहीं होते, उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं, लेकिन पेनिनसुलर प्लेटो जो है ये मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक है, यहाँ पर ना ज्यादा वेरिएशन नहीं होते। हालांकि इसके पीछे रीजन भी है, वो सब रीजंस के बारे में हम आगे इस चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ एक ओवरव्यू बताया हुआ है। द हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। अगर रीसेंट लैंडफॉर्म की बात की जाए तो रीसेंट लैंडफॉर्म में हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ 10, 100 या 1000 साल पहले बने हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पेनिनसुलर प्लेटो के कई टाइम बाद या कई सालों के बाद हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स बने थे। ध्यान रखना ये चीज। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अगर आप हिमालयन माउंटेन्स की बात करोगे तो हिमालयन माउंटेन्स एक अनस्टेबल जोन है। जैसे कि अभी हमने पेनिनसुलर की बात की, पेनिनसुलर प्लेटो एकदम स्टेबल लैंड ब्लॉक है, ठीक है, वहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं होते। लेकिन अगर आप हिमालयन माउंटेन्स की बात करोगे, ये लैंडफॉर्म ना अनस्टेबल होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है। हालांकि इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि अभी हम बात करेंगे, जब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, हर एक फिजिकल वेरिएशन को जब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे तब हम हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बतन रीजन जो हो गया, एंड यहाँ से जो इंडियन लैंड मास हो गया, तो ये दोनों जो हैं, यहाँ पर जो दो प्लेट हैं वो टकराती हैं, ठीक है। दोनों टेक्टोनिक प्लेट जब टकराती हैं तो फोल्ट बनते हैं, तो इसीलिए ये जो एरिया है ना ये अनस्टेबल होता है, यहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। देखो, यूथफुल टोपोग्राफी का मतलब है कि भाई यहां पर जो हिमालयन माउंटेन है ना, तो ये माउंटेन ना हाई पीक के हैं, मतलब बहुत ऊंची ऊंची ऐसे चोटी हैं इस पे, एंड डीप वैलीज हैं। तो डीप वैलीज का मतलब जैसे कि एक माउंटेन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो जितनी हाई पीक होती है ना उतनी डीप वैलीज आपको देखने को मिलती है, एंड इन्हीं डीप वैलीज से तेजी से रिवर फ्लो करती है। क्योंकि देखो, दो माउंटेन के बीच में जितनी गहराई होती है उतना स्टीप हो जाता है वो एरिया, जितना स्टीप एरिया होता है वहां से उतनी ही तेजी से रिवर फ्लो करती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो एलुवियल डिपॉजिट से बनते हैं। देखो, जो नदियां इन पहाड़ों से होकर प्लेन्स में आती हैं तो उनको बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो इसी बीच क्या होता है कि सोइल का इरोजन होता है इन नदियों की वजह से। तो ये अपने साथ सिल्ट, रॉक के पीसेस, क्ले वगैरह अपने साथ ये बहाकर लेकर आती है नदियां, और एक जगह आकर डिपॉजिट हो जाता है। ये डिपोजिशन जो होता है ना, सिल्ट का डिपोजिशन, क्ले, रॉकी पार्ट्स का जो डिपोजिशन है, इसी को कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट, एंड इसी से एलुवियल सोइल बनती है। एंड यही एलुवियल सोइल जो है इतनी फर्टाइल होती है कि यहाँ पर प्लेन्स एरिया में राइस एंड वीट का कल्टीवेशन अच्छा हो पाता है, जूट का कल्टीवेशन हो पाता है, तरह तरह की वेजिटेबल्स यहाँ ग्रो हो पाती हैं, ठीक है। अब अगर पेनिनसुलर प्लेटो की बात की जाए तो पेनिनसुलर प्लेटो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है, एंड यहाँ पर हिल्स तो होती हैं लेकिन जेंटली राइज होती हैं, यहाँ पर हाई पीक नहीं होती है, एंड वैलीज काफी वाइड होती हैं। मतलब यहाँ पर ना आपको वाइड वैली देखने को मिलेंगी, यहाँ पर वैलीज बहुत ही ऐसे नैरो एंड स्टीप नहीं होती, वाइड वैलीज होती हैं, एंड जो हिल्स होते हैं उनमें जेंटल राइज होता है, हाई पीक नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे कि आप हिमालयाज की बात करोगे, वहाँ पर तो आपको जो माउंटेन्स है उसमें ऐसे चोटी देखने को मिलेगी, एंड हाई माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, एंड दोनों माउंटेन के बीच में जो है हाई राइज आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा स्टीप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पेनिनसुलर प्लेटो की बात करोगे ना, तो देखो प्लेटो कैसे होते हैं, ये प्लेन एरिया हो गया तो ऐसे होते हैं प्लेटो, ऐसे, इनमें ना ऐसे पीक नहीं होती है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो वैलीज होती है प्लेटोज के बीच में वो भी काफी वाइड होती है, स्टीप नहीं होती, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं। ये आप ऑलरेडी क्लास 7th एंड क्लास 8 में पढ़ चुके हो। जैसे कि अगर इग्नियस रॉक की मैं बात करूं, मैं छोटा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ डिफाइन करके। जैसे कि देखो, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अंदर क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है। एंड जब वोल्केनो का इरप्शन होता है ना, तो वोल्केनो जब इरप्ट होती है तो इस तरीके से ये मोल्टन मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक है। एंड एक जगह जाकर ये जम जाता है। तो ये जो मोल्टन मैग्मा होता है, जब ये कूल हो जाता है, कूल होकर जब एक जगह जम जाता है तो वो बन जाती है इग्नियस रॉक। एंड ये रॉक जो होती है ना, ये प्राइमरी रॉक होती है, ठीक है, प्राइमरी रॉक होती है। एंड इसके बाद में क्या बताया गया है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। तो इग्नियस रॉक तो प्राइमरी रॉक होती है। इग्नियस रॉक एंड जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, दोनों ही रॉक मिलकर कौन सी रॉक को बनाती हैं? दोनों ही रॉक मिलकर मेटामॉर्फिक रॉक को बनाती हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक को बनाती हैं। तो जो इग्नियस रॉक जो कि प्राइमरी रॉक है, प्राइमरी रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले बनती है। मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री से जो सबसे पहले रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक होती है। तो इग्नियस रॉक एंड जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब इनके ऊपर प्रेशर एंड हीट पड़ता है ना, तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं एंड वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको यहाँ पर ध्यान इतना रखना है कि जो इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक है, इसी से ही पेनिनसुलर प्लेटो बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे का पार्ट देखते हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सो जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, दीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। आप इनको अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में रख सकते हैं, जैसे कि द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। इनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो अब जो ये आगे वाला पार्ट है ना, द हिमालयन माउंटेन वाला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वन बाय वन करके। एक्चुअली ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, ये चैप्टर, इसको थोड़ा डीपली स्टडी करना है, तो इसलिए इसको ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड बाद में जैसा आप सभी को पता है, जो मेरी पहले से वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं जब सारे पार्ट्स हो जाते हैं ना, उन सबको फिर मैं असिमिलेट करके एक वीडियो में कंपाइल कर देती हूँ, ठीक है। तो एक बार सारे पार्ट्स कर लेते हैं, फिर उनको ना मैं एक वीडियो में डाल के फिर रीअपलोड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि ठंड की वजह से गला खराब हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much for watching this video.